नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। उत्तराखंड का जो हम यहाँ पे एनसीईआरटी का जो सार संग्रह कर रहे थे वन लाइनर फॉर्म में रिवीजन के तौर पे, भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी का, ठीक है। इसमें आज पार्ट रहे हैं 5 और आज के पार्ट में हम पूरी पॉलिटी को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 5 पार्ट में हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है पॉलिटी वन लाइनर बेस पे चैप्टर वाइज। तो आप जाके प्लेलिस्ट में इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बताऊँगा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट समितियाँ मगर जैसे कि प्रधानमंत्री कौन लिस्ट हो गई या आपकी आरबीआई की जो लिस्ट हो गई, ठीक है। ये बाकी सब उपराष्ट्रपति कितने थे, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उसकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कराऊंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। उसको मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप वहाँ से जाके उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उनको कहने का मतलब कुछ है नहीं, वो आप खुद रीड कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, आज इससे पहले आज है हमारा निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो देखिए इलेक्शन कमीशन के बारे में, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता देने का अधिकार किसे प्राप्त है? यह आपका चुनाव आयोग को, इलेक्शन कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ठीक है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ठीक है, जो टेन्योर होता है वो 6 वर्ष का होता है और 65 वर्ष की आयु होने पर उनको क्या हो जाता है, उनका रिटायरमेंट हो जाता है, ठीक है। दोनों में से जो भी पहले हो, अगर 6 साल पहले हो गए रिटायरमेंट। चलिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है हमारे, वो आपको पता होना चाहिए 2024 दिसंबर में, ठीक है। दिसंबर 2023 में पारित मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 के अनुसार अब मुख्य आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति करेंगे। चयन समिति में प्रधानमंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री होंगे, लोकसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता या सबसे बड़े दल के नेता शामिल होंगे। यह अधिनियम निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें एवं कार्य संचालन अधिनियम 1991 का स्थान लेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अभी जो जहाँ पे चुने जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त, उनको कैसे चुना जाएगा? इसमें कमेटी बनेगी, समिति में कौन होगा? प्रधानमंत्री होंगे, केंद्रीय मंत्री में एक मंत्री होंगे और लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन के एक नेता भी होंगे, ठीक है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल नंबर 324 के अंतर्गत किया गया है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें, निर्वाचन आयोग से रिलेटेड, इसको आप ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है। देखिए पहला है 324, चुनाव कार्य के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग पर निहित होती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है 325, चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने के लिए कोई व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर अयोग्य नहीं होगा, ठीक है। कोई भी उठ सकता है, ये आर्टिकल यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। अथवा इन्हीं आधारों पर शामिल होने का दावा नहीं कर सकता है। चलिए, अगला है, समझ गए ना इस लाइन को? कोई ऐसा भी नहीं कह सकता है कि हम लोग, मेरी जाति है, मेरा लिंग है, मेरी नस्ल है, धर्म ये है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है 326 से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लोकसभा अथवा विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर संपन्न होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे है आपका। अगला है 327 और 300, विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति यहाँ पे दी हुई है। अगला है 328, राज्य विधायिका का संबंधित राज्य के अंदर चुनाव के संबंध में प्रावधान बनाने की शक्ति है। आर्टिकल 329 कहता है चुनाव संबंधी विषयों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक है यहाँ पे। और आर्टिकल 329 का क कहता है कि प्रधानमंत्री तथा लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के संबंध में विशेष प्रावधान, जो कि अब क्या है, निरस्त यहाँ पे कर दिया गया है, ठीक है। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के चुनाव का संचालन इलेक्शन कमिश्नर द्वारा किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछता है। अगर पूछेगा कि नगर निगम के चुनाव होते हैं, जो पंचायत के चुनाव होते हैं, ठीक है, उसको कौन कराता है? उसको स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा, ये नहीं कराएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चलिए आगे है, आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग कहाँ होता है? दल के आंतरिक चुनाव हेतु, जो दल के पदाधिकारियों के चयन हेतु समय समय पर होता जाता है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? देखिए, संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा संचालित किया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा यहाँ पे संपन्न कराया जाता है। 61वां संविधान संशोधन जो था, क्वेश्चन पूछता है बार बार, कब हुआ था? 1989 में हुआ था। किसके लिए था? ये था कि इसमें मतदान की जो आयु है ना, अभी आप लोग मतदान करते होंगे 18 साल से ज़्यादा के बाद आपका वोटिंग आईडी यहाँ पे बन जाती है, तो वो इसी के अकॉर्डिंग हुई। इससे पहले ये 21 साल थी, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन होता है 1989 में, जिसके बाद इसकी वोटिंग एज 18 साल कर दी जाती है, ठीक है।
सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय लेता है? तो ये भी आपका निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेता है। संसद द्वारा किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा। कैसे दिया जाएगा? न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को। देखिए, किसी के ऊपर मुकदमा चल रहा है वो अलग चीज़ है, जब तक उसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता कि वो अपराधी है या नहीं है, उसके यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। नहीं तो आप देख सकते हैं अभी जो 50% हमारे MPs हैं उनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, बस वो प्रूफ नहीं हुआ है, ठीक है। अगला है, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार किस प्रकार का है? ये एक विधिक अधिकार है। राजनीतिक दलों को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता किस वर्ष प्रदान की गई? ये 1985 में की गई थी, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता किस देश में नहीं होती है? जहाँ द्विदलीय प्रणाली प्रचलित होती है वहाँ पे नहीं चाहिए होती है, ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? देखिए, क्वेश्चन पूछता है, आपने चिल्लिया समिति के बारे में देखा होगा रिसेंट में एग्जाम में, रंगरंजन कमेटी का पूछता है। तो ऐसे ही जो दिनेश गोस्वामी समिति है इसका संबंध पूछेगा तो लोकसभा चुनाव के सरकारी वित्तीय से है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने हेतु उसके पास सदन में कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। देखिए, इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ यहाँ पे कैसे। अभी आपका देखिए, इससे पहले जो 2019 से लेके 2024 तक कोई भी पार्टी यहाँ पे अपोजिशन पार्टी नहीं थी लोकसभा के अंतर्गत। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनके पास यहाँ पे 10 टोटल जो वोट, जैसे हमारी सीटें कितनी है, 545 सीटें हैं, इसका 10%, इतनी सीटें नहीं थी, ठीक है। तो अभी देखिए कांग्रेस के पास 99 क्या है यहाँ पे सीटें हैं, मतलब इनके MPs हैं, तो यहाँ पे इनके पास 10-25 से ज़्यादा क्या है सदस्य हैं, इसलिए लीडर ऑपोजिशन कौन बने हमारे? ये बने हमारे राहुल गांधी जी बने हैं, ठीक है। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट इसी लाइन से यहाँ पे रिलेटेड चीज़ करती है, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि 5 साल तक यहाँ पे कोई भी लीडर ऑपोजिशन नहीं था, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि ज़्यादा सीटें आ गई थी, जिसकी वजह से 10% यहाँ पे मिल चुकी है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए, निर्वाचन आयोग को किस वर्ष 3 सदनीय आयोग बनाया गया था? तो देखिए, अभी जो होते हैं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 उसके क्या होते हैं नीचे होते हैं, ठीक है, उनके साथ में होते हैं जो। तो ये हो गया 3 सदनी कब बनाया गया था? 1989 एवं 1993 में। दल बदल विरोधी कानून अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए, जो शेड्यूल 10 है, अनुसूची में देखा होगा आपने, अनुसूची 10 जो कि हमारी बात करती है दल बदल कानून से बात करती है, ठीक है। तो इसमें ही देखिए ये है, ये किया गया था 15 फरवरी 1985 को यहाँ पे पारित किया गया था। निर्वाचन प्रक्रिया इलेक्शन प्रोसेस का आरंभ राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई अधिसूचना से होता है। यह अधिसूचना जनप्रतिनिधि अधिनियम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 को धारा 14 के अंतर्गत जारी की जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, प्रमुख आयोग आ गए हैं, ठीक है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं बार बार। इंपॉर्टेंट कमीशन कौन कौन से? पहला देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, जिसको हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं, ठीक है। ये अधिनियम था 1993 का, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसके अनुसार किसे इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? इसे बनाया गया उच्चतम न्यायालय का सेनावर्ती मुख्य न्यायाधीश को यहाँ पे इसका क्या बनाया जाता है? इसका अध्यक्ष बनाया जाता है, या फिर कोई भी सेनावर्ती न्यायाधीश कोई भी होता है तो उसको यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का जो था उसके अकॉर्डिंग ही जो UPSC है, ठीक है। चलिए आगे है, वर्ष 1926 में ली आयोग की अनुशंसा पर सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछता है ली आयोग का संबंध किससे है? तो लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। राज्य लोक सेवा आयोग स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने दी थी? तो राय बन्नार आयोग के द्वारा ये दी गई थी, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैथ्यू थी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना, इसमें अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? उच्चतम न्यायालय का सेनावृत्ति मुख्य न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय का सेनावृत्ति न्यायाधीश, ठीक है। देखिए, या फिर उच्चतम न्यायालय का कोई सेनावृत्ति मुख्य न्यायाधीश होगा या फिर सेनावृत्ति न्यायाधीश, कोई भी हो सकता है, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश, दो चीज़ें ध्यान देना। अब सदस्य कौन होंगे? एक होगा उच्चतम न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त न्यायाधीश, दूसरे सदस्य होंगे, 2 सदस्य होंगे आपके उच्च न्यायालय का कार्यरत व सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, और 3 सदस्य होंगे मानवाधिकार से संबंधित कार्यानुभव अथवा विशेष जानकारी वाले 2 व्यक्ति। पदेन सदस्य कौन होते हैं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष। पदेन सदस्य साथ में होंगे अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष। पदेन सदस्य राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष, पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष, विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग के मुख्य आयुक्त होते हैं, ठीक है। लोकपाल संस्था में अध्यक्ष के अतिरिक्त 8 अन्य सदस्यों की नियुक्ति होती है, जिनका कार्य कितना होता है? 5 साल का यहाँ पे होता है। भारत के प्रथम लोकपाल की नियुक्ति, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोकपाल जो है वो आपका सेंट्रल लेवल पे होता है,
लोकायुक्त जो होता है वो आपका स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है। भ्रष्टाचार के रोकने के लिए ये चीज़ें हैं। चलिए आगे है 23 मार्च, देखिए भारत में प्रथम लोकपाल की नियुक्ति 23 मार्च 2019 को राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष को भारत का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है, पिनाकी चंद्र घोष। इनका चयन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक चयन समिति द्वारा किया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन उस टाइम पे जो थे, तथा एक प्रख्यात न्यायविद मुकुल रोहतगी शामिल थे। अन्य पिछड़ा वर्ग जो होता है ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास के उप श्रेणीक्रम हेतु रोहिणी आयोग का गठन अक्टूबर 2017 में संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया गया। प्रारंभ में आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 12 सप्ताह का समय दिया गया था, किंतु 13 बार कार्यकाल में वृद्धि के पश्चात 31 जुलाई 2023 को इसने राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी है, ठीक है। मानवाधिकार आयोग की किस प्रकार की संस्था है? यह आपकी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, गैर संवैधानिक बॉडी है। राजनीतिज्ञों व अपराधियों के मेल जोल संबंधों की जांच करने वाली समिति कौन सी है? वोहरा समिति। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। अगला है संसद में प्रथम लोकपाल विधेयक किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये प्रस्तुत किया था 1968 में। संचित निधि को समेकित निधि के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? आर्टिकल 317 के अकॉर्डिंग। किस राज्य का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जो भी होंगे उनको बनाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी के व्यय किस निधि पर प्रभावित होती है? राज्य की संचित निधि पर होती है। लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त 10 अन्य सदस्य भी होते हैं। आगे है, अब देखिए इंपॉर्टेंट है राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? वर्ष 1955 में बीजी खैर की अध्यक्षता में हुआ था। 8वीं अनुसूची वर्ष 2003 4 भाषाएं की संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जिसमें इनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई। पहले ऑफिशियली 14 लैंग्वेज थी जब हमारा संशोधन बना, फिर 1 ऐड होती है, फिर 3 ऐड हुई, फिर लास्ट में 4 ऐड हुई है। 4 जो हुई है वो हुई है 92 के संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 2003 में। अब देखिए यहाँ पे दी हुई है असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली क्या है हमारी 22 यहाँ पे लैंग्वेजेज हैं, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है? आर्टिकल 350 ए में। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में अंतर्गत जोड़ा गया, 2003 में यहाँ पे जोड़ा गया है। 71वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 1992 में संविधान की 8वीं अनुसूची में नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी 3 भाषाएं यहाँ पे जोड़ी गई। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा क्या है? संस्कृत है, जो कि कब से है? 2010 से है, ठीक है। चलिए संस्कृत राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पे है? तिरुपति, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अब देखिए शास्त्रीय संगीत, अभी देखिए यहाँ पे अलग से शास्त्रीय संगीत की भाषाएं और जोड़ दी गई हैं, जो कि करंट अफेयर मैंने बताई थी 13 हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद तो देखिए अब तक 6 भाषाएं जो पहले थी, तमिल, तेलुगु, मलयालम। तमिल को 2004 में दिया गया, तेलुगु 2008, मलयालम 2013, संस्कृत को 2005, कन्नड़ को 2008, उड़िया को 2014 में, ठीक है। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया। इसके बाद यहाँ पे 22 हो गई थी, ठीक है। चलिए राजभाषा में संबंधित अनुच्छेद दिए हुए हैं। देखिए आर्टिकल 343 क्या कहता है? संघ की राजभाषा के बारे में बात करता है। आर्टिकल 344 बात करता है राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति के बारे में। अब क्षेत्रीय भाषा रिलेटेड जो आर्टिकल है, राज्य की राजभाषा अथवा राजभाषाएं जो होंगी वो आर्टिकल 345 में लिखा गया है। आर्टिकल 346 में बात करता है एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा एक राज्य से संघ के बीच संवाद के लिए राजभाषा की बात करता है। आर्टिकल 347 बात करता है किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान के लिए बात की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों की भाषा कैसी रहेगी? जो हाई कोर्ट और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 348 कहता है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में साथ ही अधिनियमों एवं विधेयकों में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात करता है, जो कि कौन सी है? इंग्लिश होती है बेसिकली, ठीक है।
आर्टिकल 349 कहता है भाषाएं संबंधित कुछ नियम अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया। विशेष विधिनिर्देश कौन कौन से हैं? 350 कहता है शिकायत निवारण के लिए प्रयुक्त भाषा। 350 का एक कहता है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण की सुविधा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला, ठीक है। साथ में आर्टिकल 350 का भी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पद आदि की वहाँ पे बात करता है। आर्टिकल 351 कहता है हिंदी भाषा के विकास के लिए विनिर्देश की यहाँ पे बात करता है। वर्ष 1957 में प्रथम राजभाषा समिति किसकी अध्यक्षता में की गई थी? पंडित गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में गठित की गई थी। भारत की राजकीय भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन किस प्रकार का होता है? संसद में कम से कम 2/3 बहुमत से होता है, ठीक है। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष से जोड़ा गया? 21वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, जो कि आपकी 15वीं भाषा बन गई थी 1967 में। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो ये आपकी बंगाल की है, ठीक है, बंगाली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है आपका पंचायती राज एवं नगर पालिका, पंचायत राज एवं म्यूनसिपालिटी। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? ये आपका राज्य सूची का विषय है। संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य किस अनुसूची में वर्णित है? 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये आपका राज्य सरकार द्वारा निर्णय यहाँ पे लिया जाता है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित हैं? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा। पंचायत जो है यहाँ पे 29 विषयों में क्या कर सकती है? यहाँ पे बना सकती है, ठीक है, अपने जो सब्जेक्ट लिया है 29 विषयों पे यहाँ पे कानून बना सकती है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त किया गया, ठीक है, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। और 24 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? पंचायती राज डे बनाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, पंचायत चुनाव कितने अंतराल पर होते हैं? प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? आर्टिकल 341 के अंतर्गत। राष्ट्रीय पंचायती राज डे 24 अप्रैल को बनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को, और नागौर राजस्थान में। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, बहुत से बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे आपने बोला कि 1993 बोला ऊपर, ठीक है, बट देखिए यहाँ पे जो 1993 में क्या होता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिलता है। उससे पहले ये था तो सही, बट कॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं ऐड नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर है ना? बहुत से बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि बना यहाँ पे और बात करते हैं 73rd और 74th अमेंडमेंट का 1993 में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया गया। क्लियर है ना आप लोगों को? चलिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली स्थापित करने की अनुशंसा सर्वप्रथम किस समिति द्वारा की गई थी? तो बलवंत राव मेहता समिति के द्वारा की गई थी। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संतुष्टि की? इनने बोला था कि द्विसदनीय होनी चाहिए, और अभी है कितनी हमारी? त्रिसदनीय है, ठीक है। पहला हमारा कौन सा आता है? सबसे नीचे हमारा आता है ग्राम सभा या ग्राम पंचायत कह सकते हैं। फिर बीच में आता है जो हमारा क्षेत्र पंचायत वाला, फिर आता है जिला वाला, ठीक है। तो 3 बॉडी है, याद रखना। पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है अशोक मेहता ने कितने के लिए बात की थी? इनने बोला कि 2 बॉडी होनी चाहिए करके, ठीक है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान के किस वर्ष से प्रावधान किया गया? 1993 में किया गया। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया? तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे पंचायती राज संबंधित कुछ समितियाँ दी हुई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बलवंत राव मेहता समिति 57 बनी थी 1900। यूकेपीएससी का जो 2022 का पीसीएस का प्री हुआ था वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, अरेंज करना था इन्हें। अशोक मेहता समिति 1977, जीवी राव समिति 1985, एल.एन. सिंघवी समिति 1986, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। संतानम समिति 1962, आदिल सादिक अली समिति 1964। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने के लिए संतुष्टि किस समिति द्वारा की गई थी? तो एल.एन. सिंघवी समिति द्वारा की गई थी। किन राज्यों में पंचायतन समितियों तथा जिला परिषदों को भी कलारोपण की शक्तियाँ दी गई हैं? गुजरात में, महाराष्ट्र में एवं राजस्थान में। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति का स्वरूप है, ये कैसा है? आपका एक प्रशासनिक प्राधिकरण है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण तथा लोगों को विकासमूलक प्रशासन से में भागीदारी के योग्य बनाना है। यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण जो आपकी डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है को प्रोत्साहित करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है।
यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के भीतर निर्वाचन कराना अनिवार्य है, इसके लिए आपके 6 महीने का टाइम यहाँ पे मिलता है। पंचायतों में किन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, महिलाओं के लिए है, अनुसूचित जातियों के लिए है, अनुसूचित जनजातियों के लिए है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने का प्रावधान करने के लिए किसे शक्ति प्रदान की गई है, तो ये राज्य विधानमंडल को यहाँ प्राप्त की गई है, ठीक है। 3 स्तरीय पंचायत का गठन किन राज्यों में किया गया है, देखिए जहाँ पे 20 लाख से भी अधिक जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वहाँ पे 3 स्तरीय पंचायत का गठन करने का यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। कर आगे देखते देखिए 11वां और 12वां जो हमारा शेड्यूल है, अनुसूची है, 11वीं अनुसूची इसमें पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। इस सूची में 29 विषय हैं, क्वेश्चन पूछता है, याद रखना 29 विषय हैं आपके पंचायत में। इस अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, जो कि आर्टिकल 243 जी तक है, ठीक है, जी में है। 12वीं अनुसूची है उसका रिलेटेड आपका म्यूनसिपालिटीज से, ठीक है, जो नगर पालिकाएँ होती हैं आपकी, की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व बताए गए हैं। इसमें 18 विषय हैं, मतलब जो म्यूनसिपालिटी है 18 विषय पे यहाँ पे कानून बना सकती है, और आपका 29 विषय पर बना सकती है, आपकी यहाँ पे पंचायत बना सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है, और ये है आर्टिकल 243 डब्ल्यू में ये लिखा गया है। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% सीटें क्या है आरक्षित यहाँ पे की गई हैं। क्लियर है आप लोगों को, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चलिए अब एक बार हम विभिन्न राज्यों के पंचायती संस्थाएं देख लेते हैं। पंचायतों के स्तर हैं, संस्थाएं हैं, 1 स्तरीय ग्राम पंचायत, 2 स्तरीय ग्राम पंचायत या पंचायत समिति कहते हैं, 3 स्तरीय में आता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, मोस्ट ऑफ स्टेटों में यही है। और 4 स्तरीय में देखिए जैसे वेस्ट बंगाल है वहाँ पे 4 स्तरीय है, तो ग्राम पंचायत पहली, अंचल पंचायत दूसरी, आंचलिक परिषद तीसरा और जिला परिषद चौथा, वहाँ पे 4 बॉडी है, 3 है, ठीक है। अब राज्य के अंतर्गत देखते हैं, केरल में 1 स्तरीय है, जम्मू कश्मीर में 1 स्तरीय, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम में ओनली ग्राम पंचायत है, असम, उड़ीसा, कर्नाटक और हरियाणा में 2 स्तरीय है। फिर साथ में देखिए उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पे क्या है 3 स्तरीय है। इसमें आप उत्तराखंड को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और पश्चिम बंगाल में है आपके यहाँ पे 4 स्तरीय सरकार यहाँ पे है। चलिए गुजरात की त्रिस्तरीय पंचायत संस्थाएं, ग्राम पंचायत, तालुका पर समिति, जिला परिषद। तालुका जो हम ब्लॉक कहते हैं, ठीक है, ब्लॉक कहते हैं जैसे हम लोग, तो उसको यहाँ पे तालुका कहा जाता है गुजरात में। मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड में पंचायत का गठन नहीं किया गया है। इन राज्यों में 1 स्तरीय जनजाति परिषद कार्य करती है, क्योंकि वहाँ पे जनजाति ज़्यादा है तो वहाँ पे जनजाति परिषदें बनाई गई हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की कुल संख्या कुल स्थानों की कुल 1/3 है। क्लियर है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का उद्देश्य है देश में सशक्त एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना। साथ में अगला है भारत के किस राज्य पंचायती राज संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पृथक अपीलीय न्यायीकरण का गठन किया गया है। यहाँ पे केरल में किया गया है ऐसा, ठीक है। अनुसूचित जनजातियों एससी से परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जातियाँ एससी, ठीक है, एससी जनजाति शेड्यूल कास्ट हेतु आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है, तो ऐसा अरुणाचल में नहीं है कहीं पर भी। किस राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों टैक्स एंड फीस के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संतुष्ट राज्य वित्त आयोग करता है। क्लियर है। नगर पालिका किस संविधान संशोधन संबंधित है, तो म्यूनसिपालिटी आपकी 74वें संविधान संशोधन से रिलेटेड है। 73वां संशोधन जो था उस किस व्यवस्था को प्रोत्साहित करता है, स्वशासन की व्यवस्था को यहाँ पे प्रोत्साहित करता है। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 आई, इनको याद रखना। देखिए इसको क्वेश्चन आजकल अब डीप में क्वेश्चन जो पूछ रहा है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य वित्त आयोग कौन सा आर्टिकल में आता है, तो ऐसे 243 याद रखो और ऐसे रखो। इनकम, वित्त क्या होता है, पैसा, इनकम होती है, तो आई से इनकम याद रख लो, ठीक है, इनकम ऐसे याद रख लो, आई से इनकम। क्लियर है ना आप लोगों को। और ई पूछेगा 243 के ई पूछेगा तो ईयर रख लो, ई वैसे ईयर होता है पर ईयर से याद रख लो, ईयर आप बना सकते हो, ठीक है। साल कितने साल का होता है टाइमर, 5 साल का होता है। चलिए एक आपके लिए बड़ा हिंट है, याद करने का ट्रिक है, आप जिस हिसाब से कर सकते हैं। पंचायत समिति के सदस्य किस चुनाव पद्धति से चुने जाते हैं, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे चुने जाते हैं। नगर पालिकाओं को 12वीं अनुसूची में कुल वर्णित 18 विषयों पर विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। साथ ही अगर मैं पंचायत की बात करूंगा यहाँ पे, तो पंचायत में कितने हैं, 29 विषय हैं, ठीक है। साथ में देखिए किसी भी
बीपीएल परिवार का वयस्क सदस्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र होता है। ठीक है, इसमें क्या है 150 दिन का रोजगार, मतलब 100 दिन का रोजगार देने की है एक साल में, बट उत्तराखंड के अंतर्गत ये 150 दिन किया गया है। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में योजना बनाने, संपादन करने व क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व किसके पास है? ग्राम पंचायतों के पास है। भारत के किस राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण प्राप्त है? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट समितियाँ हैं जो संविधानीकरण के बाद की हैं। जैसे समिति का नाम है पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों तथा प्रकारों के हस्तांतरण के लिए गठित टास्क फोर्स। ललित माथुर अध्यक्ष थे इसके, 2001 में बनी थी। निम्नवत स्तर पर ग्रास रूट लेवल पे नियोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह वी रामचंदन 2005 में गठित की गई थी कमेटी। जिला स्तर नियोजन की नियमावली के तैयार करने का कार्यकाल जो कार्यदल था वो था श्रीमती राजवंत संधू को, 2008 में बनी थी ये। DRDA जिला ग्रामीण एजेंसी के पुनर्गठन के लिए गठित समिति वी रामचंदन 2010 में। और आम वस्तुओं एवं सेवाओं की कुशल आपूर्ति के लिए पंचायतों के जो उद्दोलन होता है, ठीक है, कि इससे समिति जो बनी थी मणिशंकर अय्यर की कमेटी बनी थी, 2012 में बनी थी। ठीक है, अध्यक्ष थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी का कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा संविधान संशोधन, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। इंपॉर्टेंट आज हम देखेंगे यहाँ पे रिसेंट में जो चीज़ें हुई हैं, क्योंकि ये अपडेटेड है पूरी बुक। ठीक है, तो इसको मैं कहाँ पे करवा रहा हूँ। चलिए अब यहाँ पे साथ ध्यान देना, एग्जाम में आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल अनुच्छेद 368 जो है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किसी सदन में विधेयक लाया जाता है। लोकसभा अथवा राज्यसभा किसी भी सदन में यहाँ पे ला सकते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन जो था इसको आपका लघु संविधान कहा जाता है। आप लोग बताएंगे इसकी कौन से सन में हुआ था। ठीक है, 1976, 78 बताइए आप लोग। चलिए, साधारण बहुमत संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे साधारण बहुमत चाहिए होता है। आर्टिकल 2, 3 और 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सकें तथा राज्य की सीमाएं परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सकें। यह आर्टिकल 2, 3, 4 में, और इसके लिए साधारण बहुमत चाहिए होता है। ठीक है, अनुच्छेद 75, 97, 125, 165 का 5 तथा 221 का 2 द्वितीय अनुसूची में परिवर्तन की अनुमति देते हैं। यहाँ पर भी आपका साधारण बहुमत चाहिए होता है। 105वां संशोधन कहता है संसद द्वारा पारित किए गए आर्टिकल, ठीक है, जाय पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करना। आर्टिकल 106 संसद द्वारा पारित किए गए संसद सदस्यों में वेतन भत्ते की व्यवस्था करना, इसके लिए भी साधारण बहुमत चाहिए होता है। आर्टिकल 120 संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था में न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 124 इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने पर उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अनुच्छेद 135 संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है। अगला है 169 कुछ शर्तों के साथ विधान परिषद को भंग करने की व्यवस्था है, इसके लिए भी आपको साधारण बहुमत चाहिए होता है। अनुच्छेद 239 कहता है संघ राज्य क्षेत्रों यूनियन टेरिटरीज के लिए मंत्री परिषद का सृजन करना, ये भी आपका एक साधारण बहुमत से हो जाता है। ठीक है, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यह किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो 69 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा यहाँ पे बना गया। अभी देखिए लेटेस्ट है, अभी देखिए ये वाला, बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सर लेटेस्ट बुक नहीं है, देख लेते हैं। 106वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो लोकसभा, सभी राज्यों की विधानसभा एवं दिल्ली विधानसभा महिलाओं के लिए 33% आरक्षण में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो अभी आया था आपका 2023 में। ठीक है, तो इसके लगा सकते हैं कि अपडेटेड बुक है आपकी। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 239 AA में संशोधन किया गया, तो जबकि अनुच्छेद 330A, 332A, 334A को जोड़ा गया। यह आरक्षण 15 वर्षों की अवधि के लिए है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा इसको जोड़ा गया। संविधान का 86वां संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की यहाँ पे बात करता है। ठीक है, विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया, जो आपका 10वां हमने शेड्यूल ऐड किया था, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 1952 ये आपका 52वां संशोधन था। अब डेट कौन सी है बताएंगे आप लोग, ईयर कौन सा है। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन के संबंधित है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधित है। वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किसके संबंधित था? कुछ राज्यों के लिए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से रिलेटेड। ठीक है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत
जो स्पेशल मेजोरिटी होती है से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन जो विधेयक होता है उसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है। वहाँ पे साधारण बहुमत नहीं चाहिए होता है, विशेष बहुमत वहाँ पे चाहिए होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान शक्ति को सीमित किया। ये क्वेश्चन पूछता है बहुत बार, कौन से जो विवाद था उसके अंतर्गत संविधान का जो संशोधन शक्ति को सीमित की गई, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ठीक है, इसको याद रखना आप लोग। भारतीय संविधान के संशोधन में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दी गई? 91वां संविधान संशोधन। मतलब इससे आपका कोई भी ऐसे कैबिनेट होती है उसमें, तो चाहे वो आप विधानसभा की बात करेंगे, लोकसभा की बात करेंगे, 15% टोटल जो सीट होती है उसके 15% से ज़्यादा वहाँ पे कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होंगे। क्लियर है? आपको जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल दिए हुए हैं, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले विषय। आपका अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन, आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, भाग 5 में अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, भाग 6 में अध्याय 5 राज्यों के उच्च न्यायालय जो हाईकोर्ट है, भाग 11 अध्याय संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध, 7वीं अनुसूची के किसी भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में संशोधन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जो आपका अनुसूची 4 है, और स्वयं अनुच्छेद 368 संविधान की संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 86वें संशोधन 2003 में जो हुआ द्वारा शिक्षा के अधिकार संबंधित, आज जो आपका देखो 21A फंडामेंटल राइट आप पढ़ते होंगे, तो इसको यहाँ पे जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार क्या है भाई? फंडामेंटल राइट है, ठीक है। ये जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में इसको जोड़ा गया। क्लियर है आप लोगों को? चलिए अब यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय जो राजनीतिक दल है इसके बारे में देख लेते हैं, एक बार क्वेश्चन पूछता है, रिसेंट में पूछा भी गया था। भारतीय निर्वाचन आयोग ने अप्रैल 2023 में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी। इसके विपरीत तृणमूल कांग्रेस TMC, राष्ट्रवादी कांग्रेस NCP तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI ने अपनी राष्ट्रीय पार्टी होने का दर्जा खो दिया है। देखिए खो भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे है कि अगर इनके जो विधायक सरकारें नहीं आती है स्टेट में, या इनके लोकसभा में इतने MP नहीं आ पाते हैं, तो वहाँ पे वो हट भी जाता है, ठीक है। इस प्रकार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी में शामिल की संख्या अब 6 रह गई है। अब क्वेश्चन पूछेगा कितनी राष्ट्रीय पार्टी हमारी? 6 है। राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता सर्वप्रथम 1952 में हुए पहले आम चुनाव में 14 दलों को मिली थी। पहले 14 दलों को मिली। क्वेश्चन पूछता है पहली बार नेशनल पार्टी कितनी थी? तो 14 थी। इस सूची में अब मात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रह गई है। भारतीय निर्वाचन आयोग के 2016 के नियम के अनुसार देश की राष्ट्रीय पार्टी की सूची प्रत्येक 10 वर्ष में तैयार की जाएगी। एक पंजीकृत पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने की शर्त है। देखिए अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग। किसी भी पार्टी को हम नेशनल पार्टी कब कहेंगे, तो इसके लिए क्राइटेरिया है। क्या क्या क्राइटेरिया है? पहले देखिए, यदि कोई पार्टी कम से कम बोला गया है 3 अलग अलग राज्यों से लोकसभा में 2% सीट है, ठीक है, 2014 तक 11 सीट है, कहने का मतलब है जीतती है तो उसको नेशनल पार्टी बना देंगे। दूसरी बात, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में, जो आम चुनाव होते हैं हमारे, पार्टी को 4 लोकसभा सीटों के अलावा 4 राज्यों में 6% वोट मिला। जरूरी नहीं है कि आपके सीटें ही जीते हैं आप लोग, आपके वोट के आधार पर ही मिल जाएगा कि आपके 6% अगर वोट मिले हैं टोटल वोट के, तो उसके भी आपको नेशनल पार्टी का दर्जा मिल सकता है, ठीक है। एक पार्टी को 4 या अधिक राज्यों में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त, जैसे आम आदमी को मिला। क्यों मिला? देखिए आम आदमी की सरकार कहाँ है? दिल्ली में है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। साथ में पंजाब में इनकी सरकार है, ठीक है, और गुजरात में भी और गोवा में भी अच्छी सीटें लेके आए थे, तो 4 राज्य हो गए आपके, तो यहाँ से इसको मान्यता मिल गई है। क्लियर है ना? चलिए अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। भारत में सभी राष्ट्रीय दलों की सूची जो 6 है उनकी सूची देख लो एक बार। भारतीय जनता पार्टी को 6 अप्रैल 1980 को मिलती है, स्थापना तिथि जो है उसकी दी हुई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे पुरानी 28 दिसंबर 1885, ये तो पता ही है, आइंस के बारे में आपको हिस्ट्री में पढ़ते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है, 7 नवंबर 1964 को इसकी स्थापना हुई है। आम आदमी पार्टी ये तो रिसेंट में बनी है, 26 नवंबर 2012 को ये बनी हुई है, ठीक है, अभी इसको 12 साल हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी BSP जो है मायावती जी की 14 अप्रैल 1984 को बनती है, और नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP जो बनती है वो 6 जनवरी 2013 को बनती है। क्लियर है? तो अगर पूछेगा नई पार्टी कौन है जो बनी हुई है, वो कौन बनी है? नेशनल पीपुल्स पार्टी है अभी तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये भी एग्जाम में पूछते हैं। राज्यों के लिए विशेष प्रावधान संबंधित अनुच्छेद दिए हुए हैं। अनुच्छेद 371 क्या कहता है? स्पेशल स्टेटस दिया गया महाराष्ट्र को और गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान है। 371 का ए कहता है नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371 का बी असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371 का सी मणिपुर के लिए। 371 का डी आंध्र प्रदेश राज्य तथा तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान है।
371 का ई, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। 371 एफ, सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। 371 जी में मिजोरम, जी मिजोरम से याद कर लो। 371 का एच, अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए विशेष प्रावधान। 371 का आई, गोवा राज्य के लिए। और 371 का जे, कर्नाटक राज्य के लिए। अब ये क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पे मैचिंग फॉलोइंग में पूछ लेता है, तो आपको एक बार इसको ध्यान से देख लेना। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी जो ट्राइबल एरिया है, ठीक है, जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से हैं। पहला हम बात करेंगे राज्य असम में, तो इसमें कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन है, दीमा हसाऊ जिला, पूर्ण नाम उत्तरी कछार पहाड़ी जिला था, इसका नाम चेंज हो गया है। कार्बी अनलोंग जिला और बोडोलैंड प्रदेश क्षेत्र जिला, ये 3 क्या है, जनजातीय क्षेत्र है असम के अंतर्गत। मेघालय के अंतर्गत देखेंगे तो खासी पहाड़ी, जैंतिया पहाड़ी और गारो पहाड़ी जिला, ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र जिला, और मिजोरम में आपका चकमा जिला, मारा जिला और लाई जिला। क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इससे आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन दिखते हैं यहाँ से, ठीक है। प्रमुख संस्थाओं की सदस्य संख्या, एक बार इसको ध्यान से करना, अगर ध्यान फोकस नहीं किया है फोकस करिए अच्छे से, ठीक है। देखिए संविधान सभा गठन के समय 389 सदस्य थे, जिसमें 292 प्रांतों से थे, 93 हमारी देसी रियासतों से थे और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान सभा में सीटों की संख्या घटकर 299 रह गई, क्योंकि 90 सीटें पाकिस्तान की संविधान सभा में चली गई थी, ठीक है। चलिए लोकसभा अधिकतम संख्या 550 है सदस्य होते हैं, जिसमें 530 राज्यों से हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। वर्तमान में 543 सीटें हैं, 524 राज्यों में हैं, 19 केंद्र शासित प्रदेशों में। शेष 7 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कमी जो आपका पीओके है ना वहाँ पे, क्योंकि अभी वो प्रॉपर ही क्या है, भारत का पार्ट, मतलब बाहर का पार्ट तो है, बस प्रॉपर वहाँ इलेक्शन वगैरह नहीं होते, तो उसको अभी कोई नॉमिनेट वहाँ से इलेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए वो सीटें यहाँ पे अलग रखी है, 7 सीटें। तो 343 543 में भी क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं। तो हमारे जो MP जाते हैं अभी 543 से जाते हैं लोकसभा के अंतर्गत। क्लियर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ध्यान देना। अब राज्यसभा की हम बात करेंगे, अधिकतम सदस्य संख्या 250 है इसमें, जिसमें से 238 राज्यों की हैं और 12 राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं। वर्तमान में 245 है यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी वही सीन है, 225 राज्यों से है, 8 संघ शासित प्रदेशों से हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है। इससे भी जो 5 होंगे शायद वो आपके जम्मू कश्मीर से आएंगे। विधानसभा अधिकतम संख्या 500 होनी चाहिए किसी स्टेट में, उससे ज़्यादा MLA की जो सीट होती है, ठीक है, विधानसभा की उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसलिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है 403, और पश्चिम बंगाल में 294, और महाराष्ट्र में 288 और बिहार में 243, ठीक है। और मैक्सिमम 500 हो सके, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। विधानसभा की सीटें न्यूनतम 60 सदस्य तो होने चाहिए। एक इसमें अपवाद भी अभी हम देख लेंगे कौन कौन से अपवाद है, जहाँ पे 40 ही है, क्योंकि आपने देखा होगा उत्तराखंड में 70 है, ठीक है। इस टाइप से 60 ही मिनिमम है क्राइटेरिया। ये क्वेश्चन यूके PSC ने इससे पहले पूछा भी था, ठीक है, कितनी कम होनी चाहिए, 60 मिनिमम कितनी होनी चाहिए, तो 60 होनी चाहिए। अब देखिए 60 से कम कहाँ कहाँ पे हैं, गोवा में 40 है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है, पुडुचेरी में 33 है, ठीक है, ये अपवाद है। विधान परिषद के अंतर्गत राज्यों की विधान सदस्यों की संख्या 1/3 होनी चाहिए। अभी सब जगह विधान परिषद तो है नहीं, ठीक है। विधान परिषद में न्यूनतम संख्या 40 सदस्य विधान परिषदों वाले राज्य। अगला है उच्चतम न्यायालयों में कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश है। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश का है, जहाँ पे 80 इसके सदस्य हैं। यहाँ पे लोकसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या वाले राज्य कौन कौन से हैं, जहाँ पे एक है, वो मिजोरम है, नागालैंड, सिक्किम एवं केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, दादर नगर हवेली, दमन दीव को छोड़कर, ठीक है। राज्यसभा में सभी सदस्य कहाँ से हैं आपके, उत्तर प्रदेश से हैं, 31 सदस्य हैं। राज्यसभा में न्यूनतम सदस्य वाले राज्य हैं, एक सदस्य गोवा, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और पुडुचेरी। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर अलग अलग टाइम पे 3 बार यहाँ पे ऐड की गई हैं, ठीक है। पहले 1 ऐड हुई, फिर 3 ऐड हुई, फिर 4 ऐड हुई, टोटल 22 हो गई। गणपूर्ति कोरम के लिए आवश्यक सदस्य संख्या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10%, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड थी, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे समितियाँ हैं, देखिए प्रमुख आयोग इन समितियाँ हैं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी 42, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में बनी थी। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों का यहाँ पे समावेश किया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। सरकारी आयोग 1983, केंद्र राज्य संबंधों से अनुशंसाएं, इससे पहले ही मैंने बता दी थी, ठीक है। धर आयोग 1947 से 48 SK धर की सदस्यता में बनाई गई थी। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, इनके द्वारा यहाँ पे बोला गया था। JVP समिति 1948, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल,
पट्टाभी सीतारामैया, ये इनकी जेबीवीपी फुल फॉर्म है, ठीक है। राज्य का पुनर्गठन देश की सुरक्षा, एकता व आर्थिक समृद्धि को आधार पर किया जाए। राज्य पुनर्गठन आयोग 22 दिसंबर 1953, सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू, के.एम. परिक्कर। राज्यों के गठन के लिए भाषा को आधार बनाया जाया गया, इसी आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था, ठीक है। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी है। ये क्वेश्चन पूछता है कुल सदस्य कितने होते हैं, 22 होते हैं, 15 लोकसभा के होते हैं, 7 राज्यसभा के होते हैं। इसका मुख्य कार्य भारत के लोक लेखा तथा सीएजी के प्रतिवेदन का निरीक्षण करना होता है। प्राकलन समिति एस्टिमेट कमेटी क्वेश्चन पूछता है कितने सदस्य होते हैं, सभी लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। अगला है जेपीसी कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति जो होती है, जॉइंट पब्लिक, ठीक है, कमेटी जो होती है, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य होते हैं, तथ्यार्थ एडहॉक समिति इसको कहा जाता है। कोठारी आयोग 1976 में बना था, डीएस कोठारी थे इसके अध्यक्ष। भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा तथा भर्ती संबंधित नीतियों एवं विधि का बारे में इनने बात की थी, और इनने बोला था कि कोठारी आयोग ने कि जो आईएएस आईपीएस के जो पद है उनको समाप्त कर देना चाहिए, ठीक है। नियोगी आयोग 1946 में केसी नियोगी, आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की अनुशंसा। बलवंत राय मेहता समिति 1956-57 में त्रिस्तरीय पंचायती राज सत्ताओं के गठन की संतुष्टि। वीएस तारकुंडे समिति 1974 में बनी थी। चुनाव सुधार, मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, चुनाव प्रचार में सरकारी धन एवं तंत्र का उपयोग न करना आदि अनुशंसा इनने दी थी। पुंछी आयोग 2007 में बना, मदन मोहन पुंछी की सदस्यता में। केंद्र राज्य संबंध के विषय में अनुशंसाएं इनने की थी। और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में जो बना, अध्यक्ष वीरप्पा मोइली जी थे इसके। वीरप्पा मोइली ने 2009 में अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद वी रामचंद्रन इसके अध्यक्ष यहाँ पे बनाए गए थे। और ये कोई स्लाइड इतनी इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, यहाँ से एग्जाम में आप क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ आयोग हैं, उनका मुख्यालय देख लेते हैं, कभी कभी ये भी पूछ लेता है एग्जाम में। देखिए एनजीटी जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित न्याय प्राधिकरण 2010 में बना था, 18 अक्टूबर 2010, ठीक है। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, अर्ध न्यायिक संस्था है। राष्ट्रीय न्याय अकादमी भोपाल में है, 1993 में बनी थी, एक वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा जिसको कहते हैं, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, 1995 में बना हुआ है, संस्थागत निकाय है। केंद्रीय सैन्य न्याय प्राधिकरण नई दिल्ली में है, एक न्यायिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नई दिल्ली में 2004 में पुनर्गठन किया गया, संवैधानिक निकाय है। अनुसूचित जनजाति आयोग नई दिल्ली 2004 संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग 2015 1 जनवरी को गैर संवैधानिक निकाय है, योजना आयोग के स्थान पर इसको बनाया गया है। वित्त आयोग नई दिल्ली में 1951 में बनाया गया, अर्ध न्यायिक संवैधानिक निकाय है। मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली में है, 1993 में बनाया गया, अनुसंधानात्मक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार एग्जाम पूछा जाता है, स्वायत्त वैधानिक निकाय है ये भी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली 2007 वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग नई दिल्ली 1993 वैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नई दिल्ली 1993 गठन वैधानिक निकाय के रूप में अब संवैधानिक निकाय बन गया है। केंद्रीय सूचना आयोग 2005 में बनाया गया है, वैधानिक निकाय है आपका। परिसीमन आयोग 4 बार गठित कर चुके हैं, स्वायत्त निकाय है। विधि आयोग नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, गैर वैधानिक परामर्शी निकाय। अंतर्राज्यीय परिषद नई दिल्ली 1990 में संवैधानिक निकाय है। और निर्वाचन आयोग 1950 में एक संवैधानिक निकाय है आपका। और ये भी आपके यहाँ से देखिए, जो महिला आयोग है, साथ में जनजातीय आयोग, अनुसूचित नीति आयोग, इनके क्वेश्चन आप देखें बार बार एग्जाम में, इनकी डेट पूछ लेता है कब बने थे करके, ठीक है। तो इसको भी एक बार अच्छे से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कह सकते हैं कि पूरा हमारी पॉलिटी हमने यहाँ पे कवर कर ली है अपनी, ठीक है। पॉलिटी कवर हो चुकी है, अब साथ में हम हिस्ट्री इसका कवर करेंगे आपका। और इन वीडियोज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।